तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट टर्न पे हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने, लाओ डिस्कस कर दें। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा एक बात बताओ, आवाज नहीं, जो मैं पूछूं वो बताना। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो कहा यह जा रहा है कि फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या करने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। किसी का अगर न्यूटन्स लॉ का लेक्चर 1 छूटा है तो मैंने सभी ग्रुप्स पे डाल दिया इसलिए वीडियो, आप उसको देख लीजिए। लेक्चर 2 आज अपलोड हो जाएगा, कल वाला अभी अपलोड डे हुआ है। तो कह रहे हैं फोर्स की आवश्यकता, मुझे आप बताओ अगर रफ्तार बढ़ानी है तो फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? रफ्तार कम करनी है तो, डायरेक्शन चेंज करनी है तो, और सेम स्पीड से चलाना है इसी डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि फोर्स तब चाहिए होता है या तो स्पीड बढ़ानी हो, घटानी हो, या डायरेक्शन चेंज करनी, एक्सेलरेशन लाने के लिए, राइट। पहले पेज में कोई डाउट है किसी को? आपने ट्राई किए होंगे क्वेश्चंस। 7 नंबर, एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, ध्यान से देखें जरा 7 नंबर क्या कह रहा है। सेवन नंबर कह रहा है कि डिस्टेंस, अरे बेटा ये जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशन निकली है ना, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सब जनरल इक्वेशन है, ये सब की सब न्यूटन के सेकेंड लॉ से डराइव हुई है ना। मतलब f बराबर, क्वांटिटेटिव लॉ तो वही है ना, मैथमेटिकल इक्वेशन तो वहीं से आती है ना, तो न्यूटन सेकेंड लॉ इसका आंसर होगा। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ तो क्वालिटेटिव है, थ्योरेटिकल है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। 5 नंबर, 6 नंबर बताए दे रहे। अच्छा 5 नंबर देख लो भैया। 5 नंबर में कह रहा है बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इतने ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो F बराबर ma में a की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। 6 क्या कह रहा है? ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी इतने कम्स रेस्ट। बेटा एक बॉडी की वेलोसिटी 4 थी, फाइनली 0 हो गई, रेस्ट पे आ गया, कितने समय में? 2 सेकेंड में, ठीक है। If one wants to keep this body moving on the same surface with same velocity for, अच्छा ये बताओ अगर एक सरफेस पे बॉडी की वेलोसिटी 4 थी और 2 सेकंड में 0 हो गई, तो क्या रिटार्डेशन निकाल सकते हो? तो v बराबर 0 रख देंगे, u ये रख देंगे, a की वैल्यू ये है, टाइम 2 सेकंड है, तो a बराबर कितना हो गया? -2। माइनस बता रहा है कि वेलोसिटी के अपोजिट होगा, है ना। अच्छा बताओ तो f बराबर क्या हो जाएगा? ma। अच्छा एक बात समझना ध्यान से, अगर कोई बॉडी बेटा रुक रही है, इसका मतलब एक फोर्स ने विरोध किया है, अपोज किया है, और तुम चाहते हो कि इसी वेलोसिटी से चलती रहे, तो तुम्हें इस फोर्स को कैंसिल आउट करना होगा, इसके बराबर फोर्स लगाना होगा। अगर तुम इसके बराबर उल्टा फोर्स लगा दोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, और बॉडी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो सवाल घुमा के पूछा है, सवाल में कह रहा है उसी वेलोसिटी से चलाए रखने के लिए कितने फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा।
जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बस F बराबर ma लगा दो यहाँ से। तो F की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू कितनी है बेटा 2 ऑफ एक्सेलरेशन 4 न्यूटन आ जाएगा। कितना फोर्स आ जाएगा 4 न्यूटन। पहले पेज पे कोई और सवाल है? पहले पेज पे 11 नंबर, when horse pulls a wagon force that causes the horse to move। अरे यार घोड़ा चले चाहे तुम चलो, जमीन पे कैसे चल पाते हो? जो जमीन से फोर्स लगता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है पैरों में, उसकी वजह से चल पाते हो। फ्रिक्शन लेस अगर होगा तो पुल नहीं कर पाओगे, है ना। तो कह रहे कि विच क्या बोला है, द फोर्स दैट कॉजेज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इन द फोर्स ही एक्सर्ट ऑन द वैगन ना, वैगन एक्सर्ट ऑन हिम ना, द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन हिम, है ना, ग्राउंड एक्सर्ट ऑन हिम। आप वॉक करते हो, घोड़ा चले, आप चलो, भैंसी चले, गाय चले, कुछ भी चले, जमीन पे फ्रिक्शन की मदद से चल पाती है, ठीक है। अच्छा 11 नंबर देखो, A material body A of mass m1 exert a force on another material body B of mass m2। ये m की पावर 1 m की पावर 2 लिखा है, पावर नहीं है, समझ गए होगे अब तक। m1 m2 है वो। एक्सेलेरेशन ऑफ B इज a2, a स्क्वायर नहीं है, a2 है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ A कितना होगा? वेरी गुड बेटा, आज तुमने फिर भी इंप्रूवमेंट किया है। आज तुम सिर्फ 8 मिनट लेट हो। पहली बार है लेट आने के लिए किसी को शाबाशी मिल रही है ना। तो लेट आने के लिए नहीं मिल रही है, ये थोड़ा इंप्रूवमेंट के लिए शाबाशी मिल रही है। कोई ताली नहीं का कहेंगे। आइए बेटा समझो ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि m1 m2 दो बॉडी हैं, m1 m2। बेटा समझना, एक m1 मास की बॉडी है, एक m2 मास की बॉडी है। एक बॉडी ने, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, सवाल ही आएंगे एग्जाम में। एक बॉडी ने दूसरे पे कुछ फोर्स लगाया, m2 ने m1 पे कुछ फोर्स लगाया होगा। तो अगर इसने जो फोर्स लगाया होगा F, तो m1 बदले में m2 पे कितना लगाएगी? अब एक्शन रिएक्शन उतना ही तो लगाएगी। जो फोर्स m1 m2 पे लगाएगी, क्या वही फोर्स m2 m1 पे लगाएगी? अरे हाँ या ना। तो मान लेते हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया बल जो इनके बीच में लग रहा होगा वो m1 पे वो F है, F। कह रहे हैं कि इस फोर्स के कारण जो m1 वाली बॉडी है उसका एक्सेलरेशन कितना है? a1। किसका दिया है? B वाली बॉडी का दिया है। तो B वाली बॉडी का दिया है तो m2 a2। और वही फोर्स m1 बॉडी को कितना एक्सेलरेट करेगा? फोर्स तो वही होगा m1 a1। जो फोर्स उस पर लग रहा वही उस पर, दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों F बराबर कर दो, m1 a1 बराबर m2 a2। तो a1 बराबर क्या आ जाएगा? m2 a2 बाई m1 हो जाएगा, m2 a2 बाई m1 हो जाएगा, है ना। जैसे ऐसा इसमें सवाल कैसे बन सकता है? मान लो तुमसे कहा एक आदमी था, एक बॉडी थी, ये 10 kg की बॉडी है, ये फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ। इस आदमी ने इसको धक्का दे दिया, इसको कुछ फोर्स लगा दिया, धक्का। तो जब आदमी इसको धक्का मारेगा, बताओ तो क्या सेम धक्का आदमी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब तुमको बोल रहा है धक्का मारने के कारण आदमी का वजन 40 किलोग्राम है, कुपोषण का शिकार हो गया, हल्का फुल्का वजन है इसका। तो इसका अगर एक्सेलेरेशन दिया जाए कि जब इसने इसको धक्का मारा, बेटा जब आदमी ने बॉडी को धक्का मारा तो बॉडी का एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। तो बताओ आदमी कितने एक्सेलरेशन से पीछे भागेगा? पीछे भागेगा कि आगे भागेगा? अरे उसने ऐसे धक्का दे दिया बॉडी को, तो बॉडी को तो धक्का आगे मार दिया पर इसे पीछे लगेगा। अब फ्रिक्शन तो है नहीं, तो तुम सोचने लगो सर हम तो धक्का मारते हैं पीछे नहीं जाते। अबे फ्रिक्शन की वजह से बच जाते हो तुम, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन नहीं है कोई जमीन पे। तो जब बेटा ये इसको पुश करेगा तो वही फोर्स इसको पीछे की तरफ पुश करेगा। तो अगर ये आगे जाएगा तो ये पीछे आएगा, जितना फोर्स इस पे आगे लगेगा उतने इस पे पीछे लगेगा। तो देख क्या रहे हो, इसका आंसर बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा? मुझे कलम चलाओ जरा, देख के बता सकते हो वैसे तो।
मेरे देशवासियों इतना लेट मत आओ यार। बोलो कितना आएगा? दो आएगा? कैसे करेंगे बताओ? मान लिया कि आदमी ने बॉडी पे F फोर्स लगाया, तो बॉडी के लिए लगाओगे F बराबर ma। तो इस डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, m 10 किलोग्राम है 8, तो फोर्स आ जाएगा 80। फिर सेम फोर्स आदमी पे लगेगा, सेम फोर्स मैन पे ऐसे लग जाएगा, ऐसे उल्टी डायरेक्शन में। तो सेम फोर्स आदमी के लिए लगा देंगे, F बराबर m है। F तो 80 लगेगा, आदमी का वजन 40 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a1 मान लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, मैं तुम्हें बताऊं जिस कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल ये है जो मैंने आपको बताया है। बस अब इस पेज पे नहीं डिस्कस करेंगे। 20, अरे 20 याद रखो, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं दोनों। बेटा किसी बॉडी पे, मेरी बात ध्यान सुनो, कुछ लोगों ने ये कंफ्यूजन पैदा किया, अब मुझे नाम तो नहीं पता है, कुछ फिजिसिस्ट रहे होंगे, उन्होंने एक ये कह दिया कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स, तो उसमें एक्सेलरेशन a आता है, एक्सेलरेशन a जनरल, इन जनरल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या कोई भी कह लो। तो जब जनरल न्यूटन्स लॉ लगाते हैं F बराबर ma, तो जो m होता है, जो बॉडी पर फोर्स लगता है, फोर्स जनरल फोर्स, और उसमें डेवलप होने वाले एक्सेलरेशन का जो रेशियो होता है, इस मास को इनर्शियल मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर्शियल मास। इसे इनर्शियल मास नाम दे दिया। फिर बेटा कुछ लोगों ने कहा कि जो ग्रेविटी लगती है बॉडी पे, mg, जो वेट लगता है, तो जो भार लगता है, भार W बराबर mg, उसमें जो m आता है, गुरुत्वाकर्षण बल में जो m आता है, अगर मैं यहाँ से वेट और g का रेशियो निकालूं, इस मास को लोगों ने ग्रेविटेशनल मास लिख दिया। ऐसा भ्रम उत्पन्न हुआ एक समय में कि शायद ये दोनों अलग अलग तो नहीं होते, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और सारी चीज़ें देख के लगाया गया कि नहीं, दोनों मास सेम ही है। तो देयर इज नथिंग लाइक इनर्शियल और ग्रेविटेशनल, दो अलग अलग नाम हो गए थे। तो इस पे लोगों ने प्रूव कर दिया कि नहीं, जो मास यहाँ होता है वही मास यहाँ होता है। जनरल न्यूटन्स लॉ जब लगाते हैं तो वही मास यहाँ पे आता है। तो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में कोई अंतर नहीं, दोनों प्योरली आइडेंटिकल हैं। लेकिन चूंकि ये दो नाम अलग से बना दिए गए थे उस समय, ये समझते हुए कि शायद ये दोनों अलग अलग हैं, तो बाद में तो जब दोनों बराबर ही हो गए तो दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा? 1। तो आपके उसमें आ सकता है कि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास क्या डिफरेंट होते हैं? आंसर इज नो, दोनों सेम होते हैं। क्या दोनों बराबर होते हैं? यस, दोनों बराबर होते हैं। दोनों का रेशियो क्या होता है? 1। तो आपके लिए बस इतनी जानना जरूरी है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं उस वक्त जो मास आता है उसे ग्रेविटेशनल मास बोला गया, और जनरल F बराबर ma जब लगाते हैं ग्राउंड के फ्रेम में या किसी इनर्शियल फ्रेम में, तो जो F बाई a आता है उस मास को हमने इनर्शियल मास का नाम दिया था। ठीक है, पर ऐसा कन्फ्यूजन जरूर आया था, पर कन्फ्यूजन दूर हो गया, हमें पता चल गया कि दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अब बस अब पढ़ाएंगे आगे, बाकी डाउट कल। पेज नंबर 2 पे है कोई डाउट? और वही पूछना जो टिक कराया हूं। 16 नंबर 21 टिक कराया था, करा देंगे 21 तो तुम लोग जैसे जैसे मैच्योर होते जाओगे करते खुद ही कर लोगे। 16 नंबर बता देते हैं भाई। देखो सवाल लगा लिया करो भैया, जितना वर्क दिया जाए लगाओ जरूर। 16 नंबर देखो, 16 नंबर में कह रहा वेलोसिटी, सवाल ध्यान से सुनो, 16 नंबर कह रहा वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए मास m इन ट्रैवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस d
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो ये भाषा थोड़ी वैसी है, कुछ लोगों को भाषा में भ्रम हो जाता है। सवाल को तोड़ के समझ लो। कह रहे हैं वेलोसिटी कितनी होगी, पहले तो समझो वेलोसिटी क्या पूछी। कह रहे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। अच्छा, कह रहा अगर एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए, कैसा फोर्स, और बॉडी डी डिस्टेंस चले, डी डिस्टेंस, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मास के कैसे प्रोपोर्शनल होगी। इसे दो तरह से कर सकते हैं, काइनेमैटिक्स और न्यूटन्स लॉ से, और आगे चल के वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बताएंगे हम आपको, वर्क पावर एनर्जी से भी कर सकते हैं। तो देखो अगर कांस्टेंट फोर्स लगाया है तो मान लिया कि कांस्टेंट फोर्स कितना है, एफ। भैया मान लिया कि कांस्टेंट फोर्स कितना है, एफ है, तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा बताओ, एफ बाई एम। डी डिस्टेंस चलने पर अगर स्पीड बतानी है तो क्या लगा लेते हैं, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v चाहिए, u 0 है, 2 एक्सेलेरेशन को लिख दिया f बाई एम, और ये d है। तो स्पीड की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, स्पीड की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 2fd डिवाइड बाई एम। f कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, मास के साथ रिलेशन पूछा है, बोलो किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाई रूट एम के प्रोपोर्शनल है क्या।
वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं आपको ये बातें यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी रीडिंग आएगी एक्चुअली हमारी जो वेइंग मशीन होती है वो क्या करती है, नापती नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो फोर्स है, तो वो न्यूटन में नापती है, फिर वो जी से डिवाइड कर देती है। तो आंसर हमको किलोग्राम में ही आता है। आप जब खड़े होते हो तो आप कहते हो 76.3 55.2 kg वेट है, तो किलोग्राम में तो दिखाता है आपको। तो आप ये सोच सकते हो कि सर नाप तो नॉर्मल रहा है, बट ठीक है उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, उसने सब जी से डिवाइड कर ले रहा है ना। तो नॉर्मल नापेगा और नॉर्मल को जो भी फोर्स आप नापेंगे उसको जी से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर किलोग्राम वेट में आ जाएगा। और लेकिन एग्जाम में आंसर दोनों में पूछ सकता है, न्यूटन में पूछे तो न्यूटन में लिख देना, न्यूटन को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो जी से डिवाइड कर देना है आपको, ठीक है। तो फटाक से इसको लिखो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। लिख लिया है ना ऊपर वाला? तो किलोग्राम को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूटन को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो जी से डिवाइड करेंगे। नोटेड एवरीवन? चलिए अब देखिए दो सवाल बनते हैं। एग्जाम्पल 1, बेटा ये हमारे पास ग्राउंड है, ये वेइंग मशीन है, दिस इज वेइंग मशीन। इस वेइंग मशीन में ये आदमी खड़ा हुआ है, इसका 60 किलोग्राम एक्चुअल वेट है, मास इसका 60 किलोग्राम है, और नॉर्मली रेस्ट पे है। तो हमने कहा फाइंड आउट रीडिंग, फाइंड आउट रीडिंग, ठीक है। रीडिंग बतानी कितनी होगी, या मैं ऐसा कर देता हूँ, जिस तरह का क्वेश्चन आता है वही बता देता हूँ। एक लिफ्ट ले लेता हूँ, लिफ्ट अभी रेस्ट पे है, लिफ्ट अभी रेस्ट पे। तो अगर तुम इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बेटा ध्यान देना, इस आदमी का सबसे पहले तो आप ये समझो कि बेटा रीडिंग का मतलब क्या है। आदमी के पैरों और वेइंग मशीन के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वही रीडिंग होगी। तो बेटा देखो, लिफ्ट पे वेइंग मशीन पे नॉर्मल नीचे लगेगा और आदमी पे नॉर्मल, तो देखो आदमी के पैरों पे ऐसे नॉर्मल लगेगा, एन बना देता हूँ मैं, ये एन, यही एन रीडिंग होती है बेटा, इसी को नापती है मशीन हमारी। और इस आदमी का जो वेट लगेगा वो किधर लगेगा, आदमी का वेट जो है नीचे की तरफ दिखा दे रहा हूँ येलो कलर से, ठीक है, 60 जी। और बताओ एक्सेलेरेशन कितना है यहाँ पर, 0। तो बताओ एन की वैल्यू क्या 60 जी के बराबर होगी कि नहीं होगी। अच्छा अगर आप ये पूरा 60 जी लिखेंगे, मान लो जी बराबर 10 ले लेते हैं, जी बराबर 10, तो अगर न्यूटन में लिखना है तो नॉर्मल की वैल्यू 600 न्यूटन हो जाएगी। तो मशीन की रीडिंग 600 न्यूटन, लेकिन रीडिंग में अगर बोला ना जाए कि कौन सा यूनिट में लिखना है तो हमेशा केजी में लिखना होता है। तो नॉर्मल की वैल्यू 600 न्यूटन आएगी, पर जी से डिवाइड मार दोगे तो जी कट जाएगा। तो बताओ अपेरेंट वेट क्या आएगा, जो डब्ल्यू अपेरेंट होगा ये वही है जो नॉर्मल है। इसे दो तरह से लिख सकते हैं, या सो लिखूंगा 600 न्यूटन, या जी से डिवाइड करोगे क्या लिख सकते हो, 60 किलोग्राम भार, किलोग्राम वेट है ना, या सिर्फ 60 किलोग्राम अगर लिखना चाहो तो भी चलेगा, वैसे लिखना पूरा चाहिए 60 केजी वेट, है ना। इसका मतलब ये मशीन, अभी जो मशीन है ये एक्चुअल रीडिंग बताएगी, मतलब इस आदमी का जो एक्चुअल वजन 60 किलोग्राम है वही रीडिंग आ रही है 60 किलोग्राम, मतलब जो मशीन बता रही है वो एक्चुअल वेट के बराबर बता रही है। अच्छा बेटा अगर ये मशीन रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चाहे ऊपर जा रही हो चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही हो,
अच्छा बताओ, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? तो एक्सेलरेशन तो उस परिस्थिति में भी जीरो ही होगा। तो ये जो आदमी का mg लग रहा है, mg ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो n की वैल्यू तो mg के ही बराबर रहेगी ना बेटा। यानी अगर लिफ्ट रुकी हुई है, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तीनों परिस्थितियों में जो मशीन की रीडिंग होगी वो एक्चुअल वेट के बराबर होगी। जो भी इंसान का एक्चुअल वेट होगा, m है 10 kg, 20 kg, 100 kg, उतना ही रीडिंग बताएगी। बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो होगा तो सीधे सीधे n बराबर mg हो जाएगा, कोई फर्क वाली बात नहीं है। लेकिन आप देखो कि अगर कोई आदमी इस मशीन पे खड़ा है, दिस इज द वेइंग मशीन, और इस वेइंग मशीन पे खड़ा है, ये नीचे हमारी वेइंग मशीन है बच्चों, और लिफ्ट एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रही। मान लो इसका जो एक्चुअल मास है वो m किलोग्राम है, m किलोग्राम, ठीक है। कोई अगर याद करना चाहे तो याद कर सकता है, चूंकि डायरेक्टली नीट में सवाल आता है। अब अगर हमें रीडिंग बतानी हो मशीन की, बहुत ध्यान देना, तो रीडिंग का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन मशीन एंड बॉडी। तो बेटा देखो, मैं इस बॉडी का एफबीडी बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देना, इस बॉडी का, आदमी का, ये मैंने बेटा नॉर्मल बना दिया। mg किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आदमी का एक्सेलरेशन वही होगा जो लिफ्ट का होगा। न्यूटन्स लॉ लगा दो, अपवर्ड डायरेक्शन। बोलो जरा न्यूटन्स लॉ क्या लिखेंगे, बोलो, पढ़ा चुका हूं। जिस दिशा में एक्सेलरेशन होता है उस फोर्स को कैसा बोला था? पॉजिटिव। लास्ट पे हमने बहुत प्रैक्टिस करी है। तो यहां पर हम लिखेंगे n माइनस mg इज इक्वल टू n। बोलो n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू आएगी mg प्लस a। ये जो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो बताओ ये न्यूटन में है कि केजी में है? नॉर्मल निकाला है, न्यूटन में ही आएगा, फोर्स निकाला है तुमने। अगर मुझे एक रीडिंग निकालनी है, केजी में कन्वर्ट करना है। अच्छा, जो नॉर्मल है बेटा, ये जो नॉर्मल है, क्या यही W अपेरेंट है? क्या यही अपेरेंट वेट है? बताओ बेटा, यही मशीन की रीडिंग है क्या? तो मशीन की रीडिंग है m टाइम्स g प्लस, यानी जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करती है तो मशीन की रीडिंग बढ़ जाती है, और इसको g से डिवाइड कर दोगे तो kg में आ जाएगा। तो अगर मैं g से डिवाइड करके दिखाऊं, रीडिंग इन किलोग्राम, रीडिंग जो आएगा वो बेटा न्यूटन में आ गया, ये न्यूटन में, इसको g से डिवाइड कर दो, तो g से डिवाइड कर दोगे तो m1 प्लस a बाई जी, ये काय में आ जाएगा बेटा? किलोग्राम। ये न्यूटन में है, ये किलोग्राम में है, ठीक है। तो यहां पर जो रीडिंग होती है, रीडिंग वो m टाइम्स 1 प्लस a बाई जी, किलोग्राम है ना, किलोग्राम हो जाएगी। तो अगर मैं फिर भी सजेस्ट करता हूं, अगर किसी को याद रखना हो तो ये, अरे तो बहुत आसान है, नॉर्मल तो मैंने पहले ही निकलवा दिया था आपको पिछली क्लास में। mg प्लस a होगा। अच्छा, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होगा तो बताओ क्या हो जाता है यहाँ m, यानी अगर लिफ्ट का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है तो नॉर्मल घट जाएगा मशीन में, नॉर्मल घट जाएगा यानी जो मशीन है वो कम फोर्स नापेगी, तो ऐसा लगेगा कि बॉडी हल्की है। और आपको याद करो, एक चीज़ और बताई थी मैंने कि फ्री फॉलिंग होगी तो क्या कंडीशन होगी, है ना। लिखो जल्दी से, स्पीड में नोट करो सारी बात। जो लोग लिख चुके होंगे वो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन लेके रीडिंग निकालेंगे और फ्री फॉलिंग कंडीशन में रीडिंग निकालेंगे।
हो गया ना बेटा। थर्ड कंडीशन देखें, अगर लिफ्ट में वेइंग मशीन है, दिस इज वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन है, इस पे एक आदमी है, इसका मास m है, लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन से आ रही है, फाइंड आउट रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो बेटा न्यूटन में होगा m इंटू जी माइनस ए और किलोग्राम में होगा m इंटू 1 माइनस ए बाई जी। तो अगर मैं इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो आदमी के पैरों पे मशीन के कारण जो नॉर्मल लगेगा, यही नॉर्मल मशीन पे नीचे लगेगा, यही नॉर्मल रीडिंग होता है, यही नॉर्मल अपैरेंट वेट भी होता है। ठीक है, ये क्या है बेटा mg, एक्सेलेरेशन किधर है डाउनवर्ड। नीचे की तरफ बेटा न्यूटन्स लॉ लिखेंगे तो mg को कैसा लिखेंगे पॉजिटिव, n को कैसा नेगेटिव, f बराबर ma लगा रहे हैं तो बेटा लिखेंगे mg माइनस n बराबर ma। यहाँ से बेटा नॉर्मल की वैल्यू आएगी m इंटू जी माइनस ए, m इंटू जी माइनस ए आएगी बेटा, है ना। देख लो नीचे जा रहा है बेटा तो mg माइनस n बराबर ma। ठीक है, n ये न्यूटन में है, ये न्यूटन में, पर रीडिंग को ज़्यादातर किलोग्राम में लिखते हैं ना। तो रीडिंग अगर लिखनी है तो इसको g से डिवाइड कर देंगे तो mg माइनस ए डिवाइडेड बाई जी। तो अगर मैं इसको g से डिवाइड कर दूंगा तो इसका आंसर आएगा m इंटू 1 माइनस ए बाई जी। 1 इंटू, मैं अगर आप कोई रटने में इंटरेस्टेड हो तो मैं नॉर्मल को याद करने की सलाह दूंगा, वैसे इतना कठिन नहीं कि रटा जाए, रटने के लिए बहुत कुछ मिलेगा फिजिक्स में, तो ये तुच्छी चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे रटने के लिए। इनमें आप छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, एक FBD बना के एक लाइन में आंसर आ जाएगा, धोखे से इतना सरल याद हो जाए तो बात अलग है। तो अगर मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप देखो यहाँ देखो mg में से कुछ माइनस हो जा रहा है कि नहीं, यानी यहाँ जो अपैरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से कम होगा। जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा तो अपैरेंट वेट जो नॉर्मल होगा वो एक्चुअल वेट से कम होगा। देखो बेटा mg माइनस ma है, देख रहे हो आप, और जब लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड होगा तो अपैरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तो वेट बढ़ जाती है, रीडिंग बढ़ जाती है। जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है तो रीडिंग कम हो जाती है, और जब रेस्ट पे होती है लिफ्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है तो जो रीडिंग आती है वो एक्चुअल वेट के बराबर आती है। क्या तीनों बात समझ में आ गई? फिर भी सवाल गलत करके आओगे, मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर मैं आपसे कहूँ कि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद डिक्रीजिंग स्पीड, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है डिक्रीजिंग स्पीड से, तो ऊपर की तरफ जा रही है और स्पीड घट रही है, तो बताओ उसकी रीडिंग एक्चुअल वेट से कम होगी, ज़्यादा होगी कि बराबर होगी? बहुत से बच्चों ने कहा कि ज़्यादा होगी क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो मैं बताना चाहूँगा उन मूर्खों को कि हमें न्यूटन्स लॉ लगाते समय क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी होती है? F बराबर ma में एक ही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर यही तो कन्फ्यूजन है, लिफ्ट ऊपर जा रहे होते हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो लोगों ने कहा ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर ही होगा, सुना ही नहीं ध्यान से। ऊपर जा रही, मैंने कहा ऊपर जा रही विद डिक्रीजिंग स्पीड, ऊपर जा रही है पर स्पीड घट रही है तो रिटार्डेशन है, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी और एक्सेलरेशन, और न्यूटन्स लॉ में हमें v की डायरेक्शन से क्या लेना देना, हमें तो a की डायरेक्शन से लेना देना है, और a अगर डाउनवर्ड है तो नॉर्मल की वैल्यू होगी m इंटू जी माइनस ए, यानी जो रीडिंग होगी वो ट्रू वेट से कम होगी। क्या समझ में आ रही बात? अच्छा, लिफ्ट नीचे जा रही है, नीचे, और स्पीड घट रही है, नीचे जा रही है लिफ्ट और स्पीड घट रही है, तो बताओ एक्चुअल वेट से mg प्लस ए होगा कि mg माइनस ए होगा? जा जरूर नीचे रही है पर स्पीड फिर घट रही है, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड हो गई और स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन अपवर्ड। समझ रहे हो? रिटार्डेशन है। तो आपको लिफ्ट किस दिशा में जा रही है? भाड़ में जाए। हमें किसकी डायरेक्शन से मतलब है?
हाँ, अगर सीधा सीधा पूछे कि लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर अपवर्ड ही मानिए एक्सेलेरेशन। बट अगर वो क्लैरिटी से बोल रहा है कि लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो फिर एक लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड और स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो एक्सेलेरेशन अपवर्ड होगा। सावधानी से, यहाँ गलती होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए वही केस सुना रहा हूँ तुमको जहाँ गलती होती है। कॉमन क्वेश्चन तो सब कर देते हैं, यहाँ सिली मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो सुनना ध्यान से, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है और स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन किधर होगा? लिफ्ट ऊपर जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलेरेशन किधर होगा? ऊपर, mg प्लस ए। लिफ्ट ऊपर जा रही है, स्पीड घट रही है, तो एक्सेलेरेशन किधर होगा? mg माइनस ए। लिफ्ट नीचे जा रही है, नीचे, और स्पीड बढ़ रही है, नीचे जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलेरेशन भी, चूंकि स्पीड बढ़ रही है तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा, तो mg माइनस ए। और लिफ्ट नीचे जा रही है और स्पीड घट रही है, तो एक्सेलेरेशन ऊपर, mg प्लस ए। 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, समझ गए ना? हाँ, चलिए एक बताइए जरा एक आंसर। ये वेइंग मशीन है, ये आदमी खड़ा है, आदमी का वजन है 40 kg, जी की वैल्यू ले लो 10 kg, एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट रीडिंग ऑफ विंग मशीन। ऑप्शन ए 60 kg, ऑप्शन बी 84 kg, ऑप्शन सी 36 kg, ऑप्शन डी 84 किलोग्राम। हमें ना पता, तुम लोग बताओ। कितना? अब देखो इतना समय लगा रहे हो, डायरेक्ट लिख दें। n बराबर क्या होगा? mg प्लस ए। ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है ना, अभी न्यूटन्स लॉ से बताया था, बार बार क्यों लिखवा रहे हो यार, देख लो कॉपी में। तो n की वैल्यू क्या होगी बताओ? m हो जाएगा 60, 10 प्लस 4, ये 840 न्यूटन, 840 न्यूटन है ये, लेकिन मुझे चाहिए केजी में। तो रीडिंग निकालने के लिए किलोग्राम में, जो न्यूटन में आंसर आया उसमें जी से डिवाइड कर देंगे, तो 84 किलोग्राम। यानी हकीकत में आदमी 60 किलोग्राम का है, पर मशीन को ऐसा लगेगा कि 84 किलोग्राम की बॉडी रखी है ना। तो इसी को अपैरेंट वेट करेंगे, मशीन को जो आभास होगा भार।
हाँ, ज़्यादा आभास होगा, क्योंकि मशीन वेट नहीं नापती है ना, नॉर्मल नापती है। नॉर्मल बढ़ गया, वेट थोड़े ना बढ़ गया होगा कि तुम लिफ्ट में बैठते ही 84 के हो गए। ऐसा हो तो फिर दुबले पतले लोग लिफ्ट में ही चले जाएं सीधे। हाँ, अगर यही लिफ्ट एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होता तो यहाँ क्या होता, जी माइनस। तो कभी याद करना हो तो बस नॉर्मल याद कर लो, न्यूटन में आ जाएगा, रीडिंग कन्वर्ट करना है, जी से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो आइए बेटा, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम बाउंड्री मेथड। सिस्टम बाउंड्री मेथड फॉर मल्टीपल बॉडी सिस्टम। मल्टीपल बॉडी सिस्टम, ऐसे सवालों को टैकल करेंगे जिसमें एक साथ बहुत सारी बॉडी मूव कर रही हो, और उसमें हम आसानी से सवाल कैसे सॉल्व करें, इस विषय में हम बात करेंगे बेटा। तो इससे पहले कि मैं आपको ये मेथड बताऊं, आपसे मैं थोड़े एफबीडी बनवाऊंगा ताकि आप थोड़े एफबीडी भी सीखें साथ साथ, क्योंकि दोनों काम हम साथ साथ कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल बेटा, एक बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी का मास m1 है और इस बॉडी का मास m2 है। बेटा यहाँ से एक फोर्स F लगाया है और ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 एंड m2। m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, अलग अलग बनाना है, अलग 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 बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस बनाते हैं। आइए बेटा बना लेते हैं। सबसे पहले m1 का बनाते हैं। m1 का देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसी भी बॉडी का वेट लगाएंगे सबसे पहले, ग्राउंड से क्या लगेगा, रिएक्शन ऊपर की तरफ, ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे की तरफ, ग्राउंड से रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो इस सरफेस पे एक रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, मान लेते हैं ये R1 है। अब मेरी बात ध्यान समझना, क्या यहाँ पर भी नॉर्मल लगेगा बेटा, m2 पे ऐसे लगेगा, m1 पे ऐसे, तो इस सरफेस पे ऐसे लगेगा नॉर्मल, n मान लेते हैं n, और इधर से मैंने एक फोर्स लगाया है F। बताइए क्या कोई फोर्स छूट गया है क्या, सारे फोर्स बना दिए, क्या सारे समझ पा रहे हो। सबसे पहले बेटा वेट लगेगा नीचे की तरफ, ज़मीन से नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। देखिए R से रिप्रेजेंट किया है, R1 से। m1 m2 को राइट की तरफ पुश करेगा, नॉर्मल लगाएगा, और m2 m1 पे लेफ्ट की तरफ। तो देखो उधर वाली दीवार से लेफ्ट की तरफ दिखा दिया है। अब ऐसे दिखा दो, अंदर दिखा दो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और इधर से फोर्स हमने लगाई, ये बाहरी फोर्स है जो ये भी दिखाना है आपको, ठीक है, जो यहाँ से
पुश कर रहा होगा। अच्छा बताइए, अब दूसरी वाली बॉडी अगर मैं ले लूँ M2, तो एक एक करके बताइए ये कौन सा होगा, बोलना पड़ेगा, जल्दी बताओ। M2 जी, ये क्या होगा, R2 मान लेते हैं। अच्छा बताओ, इसका रिएक्शन इस पे लगेगा ऐसे, हाँ ये रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा N। और बताओ, अच्छा बताओ ये वाला जो फोर्स है ये भी तो लगेगा इसमें। कितने लोगों को लगता है कि ये वाला फोर्स इस पे लगेगा? निर्भीक होकर हाथ उठाइए, डरिए मत किसी से। ये वाला फोर्स क्यों नहीं लगेगा भाई? यहां से धक्का मारोगे तो धक्का लगेगा नहीं इसको। बड़े समझदारी जैसी बातें कर रहे हो यार, लग रहा है इस क्लास में समझदार लोग ज़्यादा हैं। वो मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो तुम लोग, जनरली लोग करते हैं। बेटा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो फोर्स हमने यहाँ से लगाया है ये इस पे भी लग रहा होगा। ऐसा नहीं है बेटा, ये फोर्स आपने M1 पे लगाया है, आपने M2 पे थोड़े ना लगाया है। हाँ, और जो ये वाली फील आती है लोगों को कि सर कैसी बात कर रहे हो, हम यहाँ से धक्का देंगे तो इस पर धक्का लगेगा ना, तो हमने जब यहाँ से फोर्स लगाया तो फोर्स इस पर लगा ना, तो वो लगा तो दिया हमने, वही तो है ये। वो जो उसको धक्का मिला है वो धक्का N ही तो है, तुम्हारा धक्का थोड़े ना उसको लगा है। तुमने जिसको धक्का दिया उसने आगे वाले को धक्का दिया, वो F नहीं है वो N है। बात समझ रहे हैं? और ये तो कतई ना समझना कि N F के बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन भी तो होगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर यहाँ से कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। देखो कोई डायग्राम में अगर डाउट हो किसी तरह का, समझ पा रहे हो क्या? अब सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मुझे इस सवाल को सॉल्व करना हो, बेटा बहुत ध्यान समझना, अभी मैं इस हेडिंग के थ्रू सवाल नहीं करा रहा हूँ। इस तरह के सवाल आपके नीट एग्जाम में आएंगे जहाँ 2 बॉडी होंगी, 3 बॉडी होंगे, 3000 भी हो सकती है। जितनी आसानी से 3 बॉडी का करेंगे उतनी आसानी से 3000 का कर लेंगे इस मेथड से। लेकिन अगर हम बेसिक से करने जाएं, अगर हम सिस्टम बाउंड्री मेथड ना लगाएं, तो हमने अब तक जितनी पढ़ाई करी है 3-4 क्लास में, उसमें हमने इतना ही सीखा है कि एक बॉडी का FBD कैसे बनाते हैं और न्यूटन्स लॉ कैसे लिखते हैं। बहुत ध्यान समझना। 2 सवाल हमसे अगर यहाँ पूछे जाए कि बताइए एक्सेलेरेशन कितना है, फाइंड आउट एक्सेलेरेशन नॉर्मल R1 R2, ये सारी चीज़ें मान लो हमें निकालनी है। बेटा ध्यान देना, पहले तो मुझे कुछ चीज़ें मैकेनिक्स में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करनी होती, फील्ड से बतानी होती। मुझे बताओ अगर यहाँ से धक्का देंगे तो दोनों साथ साथ जाएंगे कि अलग अलग जाएंगे? तो दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग होगा कि सेम होगा? राइट की तरफ होगा कि लेफ्ट की तरफ होगा? तो बना ही दिया मैंने, राइट की तरफ होगा, इसका भी A होगा और इसका भी A होगा। क्या इस बॉडी में वर्टिकल मोशन होगा? क्या इस बॉडी में वर्टिकल मोशन होगा? तो इस बॉडी का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना होगा? इस बॉडी का तो R1 की वैल्यू M1 जी से बड़ी होगी कि बराबर होगी? तो R1 की वैल्यू कितनी लिख दूं? बोलते नहीं हो यार। R2 की वैल्यू कितनी लिख दूं? ठीक, ये दोनों तो निपट गए। अब ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे दोनों के लिए एक एक न्यूटन्स लॉ लिखना है, ठीक है? इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। F बराबर ma लगाएंगे, ध्यान देना जरा, बताना जब हम इस वाली बॉडी के लिए लगाएंगे, इसका मास कितना है? M1। x डायरेक्शन में लगाना है, एक्सेलेरेशन राइट की तरफ। देखिए इस एरो का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, ये आप जरूर बनाइए डायग्राम के बगल में, इससे आपको कभी गलती नहीं होगी, आपका प्लस माइनस कभी गलत नहीं होगा। अब मुझे बताइए, x डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो F और M 2 ही फोर्स तो कंसीडर करूंगा कि ये वाले भी कंसीडर करने हैं? केवल यही 2 कंसीडर करने हैं ना। चलो बताओ क्या लिखेंगे फॉर M1। अब बताना N माइनस F बराबर ma लिखूं कि F माइनस N बराबर? क्या बताया था? जिस तरफ एक्सेलेरेशन है नेट फोर्स उसी तरफ होगा। इसका मतलब उस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स पक्का बड़े होंगे, तभी उधर जा रही है, वरना उधर ना जाती। इसका मतलब पक्का ये बड़ा है ये छोटा है। इसके बाद मैंने कहा था याद कर लो कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स कैसे लेने हैं? पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे बताओ? F माइनस N बराबर M1A। मास कितना है? M1 और एक्सेलेरेशन A है। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गई? उस वाली बॉडी को देखो और बताओ राइट डायरेक्शन में क्या लिखोगे? एक ही फोर्स लग रहा है, दूसरा लग ही नहीं रहा है, तो क्या लिखोगे? N बराबर M2A, ठीक है ना? दोनों को जोड़ दो, क्या N से N कट गया? तो F बराबर क्या आ गया? M1 प्लस, क्या A की वैल्यू हमने निकाल ली? A की वैल्यू कितनी आई? बोलो बेटा, A की वैल्यू कितनी आई? रटना नहीं है, रटना कुछ भी नहीं रटना इसमें ना। तो A बराबर आ जाएगा F बाई M1 प्लस M2।
और ए की वैल्यू यहां रख दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल। मेरी बात ध्यान सुनो, तो इसे बोलते हैं एलिमेंट्री मेथड, बेसिक मेथड। लेकिन आप सोचिए, विचार करिए, अगर 3 बॉडी होती तो हमें 3 एफबीडी बनाने होते और 3 इक्वेशन लिखने होते, और अगर 3000 बॉडी होती तो 3000 एफबीडी बनाने होते और 3000 इक्वेशन लिखनी होती, तो 3 घंटे में भी वो एक सवाल नहीं हो पाता। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के सवालों के लिए ये जो अप्रोच है ये बहुत ही अच्छी अप्रोच नहीं है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो हम मल्टी बॉडी सिस्टम के लिए एक नई अप्रोच सीखेंगे, जिससे चाहे 3000 बॉडी हो चाहे 3 बॉडी हो, आंसर एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, अगर हमें नॉर्मल निकालना होगा तो हम उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, अगर हमें एक्सेलेरेशन निकालना होगा उसके लिए भी हम एक ही लाइन लिखेंगे। तो उसी मेथड को बुलाते हैं हम लोग सिस्टम बाउंड्री मेथड। सिस्टम बाउंड्री मेथड में बच्चों हम बेसिकली ये सीखेंगे कि सिस्टम कंसीडर करने की कला क्या होती है। मल्टी बॉडी सिस्टम में हमें किस प्रकार से सिस्टम कंसीडर करना चाहिए ताकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को कम टाइम में सॉल्व कर सकें। फिलहाल तो अब ये बेसिक मेथड से मैंने ज़रूर करके दिखाया है। कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि आप बेसिक मेथड भी आपको आना चाहिए। एक एक बॉडी का एफबीडी क्लियर होना चाहिए, एक एक बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ क्लियर होना चाहिए। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। कहो यही पूछ ले, जैसे मुझे नहीं सॉल्व कराना है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे, तो मैं 4 ऑप्शन में 4 इक्वेशन लिख दूंगा, एक में ये एक में ये, सभी बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ लिख के 4 ऑप्शन बना दूंगा। मैं कहूँगा बताओ कौन सी इक्वेशन गलत लिखी हुई है। 4 बॉडी के सिस्टम बनाऊंगा, ABCD 4 बॉडी होंगी, M1 M2 M3 M4, और चारों बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ लिख दूंगा। 4 ऑप्शन में वही इक्वेशन लिख दूंगा। तो मैंने आपको मजबूर कर दिया ना चारों के लिए अलग अलग न्यूटन्स लॉ लिखने के लिए। भले तुमको सिस्टम बाउंड्री मेथड आता हो, पेपर बनाने वाले ने अगर चाह लिया कि तुम यही मेथड से लगाओ तो फिर वही मजबूर कर देगा तुमको। तुम्हें भले सिस्टम बाउंड्री में, इसलिए बेसिक्स को तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बेसिक्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो फटाक से लिख लो इसको, फिर हम लोग इसके लिए दूसरे मेथड सीखते हैं। सिस्टम बाउंड्री मेथड क्या है? तो ये जो मेथड है ये सिस्टम बाउंड्री मेथड नहीं, अब बताएंगे सिस्टम बाउंड्री। क्या कोई लिख रहा है? देखो उधर से, क्या झूठ बोल रहे हो? जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हाँ, कल केमिस्ट्री क्लास किस टाइम है? सब सेम टाइम पे है जैसे होती है, मतलब फ्रेशर बैच 7:30 से 10। बायो भी है तो ऐसा है, फिजिक्स की क्लास की टाइम पे फिजिक्स का टेस्ट होगा। टेस्ट पेपर बन चुका है, वो बर्बाद नहीं किया जा सकता। वो मुझे पता नहीं, फिजिक्स का टेस्ट बन चुका है, फिजिक्स का टेस्ट होगा, वेक्टर का टेस्ट है, वेक्टर का। तो फिजिक्स की जो टाइमिंग होती है 12:30 से कितने होती है? 2:30। तो 12:30 से 1:30 बजे तक टेस्ट हो जाएगा, 1 घंटे का ही है, 50 क्वेश्चन। अब किस टाइम कराएंगे जब दूसरा टाइम ही खाली नहीं?
मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या 2 से 1? रिवीजन 1 से 2? क्यों, ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, अरे 12:30 वो 12:45 हो जाएगा, डोंट वरी, उतना हो जाएगा। फिर कल फिजिक्स की क्लास नहीं लूँगा फिर मैं, दुखद है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं जब टाइम नहीं है। फिजिक्स की क्लास सुबह टाइम होता तो सुबह पढ़ा देता मैं, अगर सर क्लास ना लेते तो सुबह पढ़ा देता, 7 से 10 पढ़ा देता, 10 बजे के बाद फ्री हो जाता मैं। हाँ लगाई थी। अब इतनी केमिस्ट्री में इतने गोले हो गए ना। आइए, नहीं बेटा संडे है ना, या तो तुम इतनी मेहनत करो कि मुझे जीवन में इतना इंपॉर्टेंट दिखाओ मेरे लिए, कितने इंपॉर्टेंट, तो मैं संडे आऊँ तुम्हारे लिए। अभी ऐसा नहीं किया तुमने कुछ कि मैं संडे आऊँ तुम्हारे लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं संडे नहीं देता अपना, ना दे पाऊँगा। तुम्हारी क्लासेस बंक नहीं करूँगा, लेकिन मुझसे संडे नहीं ले सकते आप। संडे मेरा अपने लिए है, या फिर कुछ ऐसा अप्रत्याशित प्रदर्शन कर डालो, इतना मुझे इम्प्रेस कर दो कि मैं तुम्हारे लिए चल के आऊँ, ठीक है ना। तो मेरा सिद्धांत है संडे फैमिली टाइम, संडे नहीं पढ़ाएंगे, बहुत मजबूरी होगी, बहुत इस ताली नहीं चाहिए मुझे, परिवार भी इम्पोर्टेंट है भैया। मैं तुमसे बहाना बनाऊँ, नहीं बेटा मुझे काम है, कोई काम नहीं है, संडे सोऊंगा, आराम करूंगा, रिलैक्स करूंगा, संडे नहीं पढ़ाऊंगा। इसी में पढ़ लो जितना पढ़ूंगा, इसी में इतना पढ़ा दूंगा। 45 में 45 ला सकते हो, ले आओ, गोले मारो, फिर सोचो रिकवरी करा दे, नहीं कराऊंगा। दुश्मन हो तुम मेरे लिए, क्यों गोला मारे बे? छोटे बच्चे नहीं हो तुम कि मैं तुम्हें समझाऊं। दुनिया में वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं जो सिंसियर होते हैं, मेहनती होते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं। जो ना सिंसियर है, ना मेहनती, ना रेगुलर क्लास करते हैं, इनमें से कोई भी अगर कमी है तुम्हारे अंदर, तो जब तक ये कमी पूरी नहीं होगी तुम्हें दुनिया की कोई ताकत सेलेक्ट नहीं करा सकती। यही सच्चाई है। तो इसलिए पंक्चुअलिटी के साथ पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना बहुत है, ठीक है। हाँ, किसी हफ्ते 2 गोला हो गए, बीमार हो गया मैं 4 दिन, तो मैं संडे आऊँगा, तो मैं फैमिली टाइम छोड़ कर तुम्हें पढ़ाने आऊँगा। लेकिन अगर मैं गोले नहीं मार रहा हूँ तो मैं संडे नहीं पढ़ाऊँगा। तो मेरा सिद्धांत है, मैं साल में 2-4 1 2 3 4 गोला मारूंगा, बहुत मजबूरी में, थोड़ा बहुत बीमार भी होता हूँ तो भी पढ़ाने चला आता हूँ, ठीक है ना। चलो आओ। लेकिन चूंकि कई लोगों ने बहुत कहा था मुझसे, तो मैंने सोचा था कि मैं 7 से 10 पढ़ाकर 10 बजे फ्री हो जाऊँगा, क्योंकि 10 बजे तक तो मेरे घर में सब सोते ही रहेंगे संडे को, तो मैं पढ़ा के पहुँच जाऊँगा तो उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा। अब मैं तुमको 4 बजे पढ़ाने आऊँ, 2 बजे पढ़ाने आऊँ, तो ये तो असंभव बात है। ये तो मेरे 13 साल के कैरियर में नहीं हुआ, तो अब कहाँ से हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये तो मतलब ये कोई वाह वाली बात नहीं है, ये एक्चुअल मैं ऐसा ही हूँ। और तुम सोचो तुम्हारे सामने बनावटीपन दिखाऊँ, वो कोई बिल्कुल नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है। आओ देखो, चलिए तो बात हम कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे फिर? सिस्टम बाउंड्री मेथड। एक सवाल देखो, इसलिए ध्यान से पढ़ो। अब हम लोग देखेंगे, बस करो, हाँ मेहनत करो, बहुत डेडिकेशन दिखाओ, मुझे लगेगा कि ज़रूरत है बहुत, जब ज़रूरत महसूस होगी तब पढ़ाऊंगा संडे। अगर ये 2 kg की बॉडी है बेटा, ये 3 kg की बॉडी है, और ये 5 kg की बॉडी है। एक फोर्स यहाँ से लग रहा है 100 न्यूटन का मान लेते हैं बेटा, और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है 10 kg मान लिया, ये 50 न्यूटन का। 2 फोर्स लग रहे हैं ना। इस बॉडी को नाम दे रहा हूँ ABC, और फ्रिक्शन नहीं है कोई, ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ। तो अगर बेटा इस तरह की बॉडी है तो हमें सवाल कैसे डील करना चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं। तो बेटा ऐसे सवालों में हमें सिस्टम बाउंड्री मेथड, नाम पे मत जाइए, सिस्टम बाउंड्री का बच्चों मतलब ये है कि सिस्टम कितना लिया जाए। जैसे तीनों, हमें पता है कि तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा बेटा, इधर से 100 न्यूटन लगा रहे हैं और इधर से 50 लगा रहे हैं, तो बताओ किस डायरेक्शन में बॉडी जाएगी?
लेफ्ट जाएगी कि राइट जाएगी? राइट डायरेक्शन में बॉडी जाएगी बेटा। अच्छा, अगर राइट डायरेक्शन में जाएगी तो जो एक्सेलरेशन होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा। अच्छा बताओ, तीनों का सेम होगा कि अलग अलग होगा? कनेक्टेड है ना तीनों, तो तीनों या तो तीनों राइट जाएंगे या तो तीनों लेफ्ट जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक राइट जा रहा हो एक लेफ्ट जा रहा हो, जब तक कि तुम इस पे ऐसे फोर्स ना लगा दो और इस पे ऐसे फोर्स ना लगा दो। अब मान लो इस पे ऐसे लगा दिया, इस पे ऐसे लगा दिया, तो दोनों इधर चले जाएंगे, ये यहीं रह जाएगा। बट उस तरह का सवाल नहीं आएगा, वो सब नहीं बनता है। अब सुनो करते कैसे। सबसे पहले होता है फर्स्ट टारगेट कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए। तो अगर हम बेटा इस पूरे को सिस्टम मान लें, इस पूरे को सिस्टम मान लें मेरे बच्चों, तो देखो क्या फायदे वाली चीज़ है। पूरे को सिस्टम मानेंगे तो ये वाला जो नॉर्मल लग रहा है N1, ये वाला जो नॉर्मल लग रहा है N2, ये दोनों कैसे फोर्स हो जाएंगे? इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले देखो मैं बताता हूं कि करना कैसे है। करना कैसे ये बेटा तीन बॉडी है, देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स। मैंने इस पूरे को सिस्टम माना, पूरे को ऐसे। इधर से एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और इधर से एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। तो आप क्या करो, इस पूरे को सिस्टम मानो, ऐसे समझो। अगर थोड़ा सा और वैसे समझाने का प्रयास करूं तो तुम भूल जाओ कि 3 बॉडी है। कितनी बॉडी नजर आ रही है? एक बॉडी। कितना वजन है? 10 किलोग्राम वजन है। कितना वजन है भैया? 10 किलो। इधर से कितना लगाया? 100। इधर से कितना लगाया? 50। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। वेरी गुड। अगर हमें नॉर्मल और वो देखो, ऑल्दो हम ये बात जानते हैं कि यहाँ से जो R1 लगेगा वो 2G के बराबर होगा, R2 लगेगा वो, और जो R3 लगेगा वो। बट ठीक है, अगर मैं पूरे को एक ही मान रहा हूँ तो मैं एक नॉर्मल दिखा देता हूँ R। जरूरत नहीं है इसकी। और इधर से मैं नीचे की तरफ क्या दिखा दूंगा? 10G। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ x डायरेक्शन में ज़रूरत है। तो अगर पूरे को सिस्टम माना जाए और x डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाया जाए तो चाहे 1000 बॉडी भी होंगी, पर हमारे लिए तो एक ही बॉडी है ना बेटा। तो हमें बस F बराबर ma लगाना है। जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होंगे, F एक्सटर्नल, सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। जरा मुझे बताओ F एक्सटर्नल की जगह मैं क्या लिखूं? एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में तो 100 - 50 की 50 - 100, तो 100 - 50 ये हो गया नेट फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ही नेट फोर्स के बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0। इस N2 से ये N2 खत्म, इस N1 से ये N1 खत्म। अब आप समझ रहे हो, अगर कोई आपसे पूछे कि इस न्यूटन्स लॉ में N1 N2 दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं, तो आपका आंसर होगा कि सर वो इंटरनल फोर्स हैं और वो इक्वेशन में नहीं आएंगे, उनका रिजल्टेंट अभी कितना होगा? 0 होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 50 100 - 50 हो जाएगा इक्वल टू 10 × A। ये 5 kg और ये 5 kg 10 kg है, तो 50 = 10A। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 मीटर/सेकेंड। एक बात समझने वाली है कि कितनी भी बॉडी क्यों ना हो, 2 बॉडी हो, 3 बॉडी हो, 50 बॉडी हो, जब सबको मान के सिस्टम मान लोगे तो बस आपको 2 एक्सटर्नल फोर्स नज़र आएंगे, पूरा मास नज़र आएगा और हमेशा एक ही लाइन में आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन आप सोचो कि बेटा अगर इस तरीके से करने आ जाए तो 3 FBD बनाने पड़ेंगे, तीनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ 2 इक्वेशन लिखी हैं, ऐसे हमें 3 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी और 3 इक्वेशन को जब जोड़ोगे, ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आने वाली है। तो हम ये बिल्कुल ऐसे तरीके से नहीं करेंगे। जब भी हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम पूरा का पूरा सिस्टम मानेंगे, टोटल सिस्टम मानेंगे और फटाक से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। लेकिन ये तो बहुत आसान बात है। मेन इस मेथड का जो रोल आता है वो आता है नॉर्मल रिएक्शन निकालने में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा सारी बातों को। जैसे मान लो हमसे कहा गया भैया कि N1 बताना है, ये N1 है, आप देखिए ये N1, इस पे राइट लग रहा है, इस पे लेफ्ट लग रहा है। मुझे N1 चाहिए, न्यूटन्स लॉ लगाना है और N1 बताना है। अब आप पूरा सिस्टम नहीं मान सकते, क्योंकि अगर पूरा सिस्टम ही माने रहोगे तो N1 आएगा ही नहीं इक्वेशन, N1 इंटरनल बना रहेगा। और सोचिए अगर N1 इंटरनल बना रहेगा तो N1 इक्वेशन में नहीं आएगा, और N1 अगर इक्वेशन में नहीं आएगा तो सॉल्व कहाँ से करोगे? ये तो वही हो गया कि
कि b + 7 बराबर 3 और a की वैल्यू बताओ। तो जब a इक्वेशन में ही नहीं है तो a की वैल्यू कैसे बताओगे, है ना। तो बेटा ये जरूरी है कि N1 को एक्सटर्नल फोर्स बनाया जाए, तभी N1 की वैल्यू निकलेगी। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जिस सरफेस पे नॉर्मल पूछा जाए वहां से सिस्टम के 2 टुकड़े कर दो। अगर यहां नॉर्मल पूछा जाए तो यहां से ऐसे ब्रेक कर दो, लाइक दिस, ऐसे ब्रेक कर दो, यहां से ऐसे ब्रेक कर दो, यहां से ब्रेक कर दो। अगर यहां से ब्रेक करोगे और यहां से ब्रेक करने के बाद या तो इतना पूरा इकट्ठे सिस्टम मान लो, या तो इतना पूरा सिस्टम मान लो, और या फिर ये सिस्टम मान लो। ध्यान देना, जहां पे नॉर्मल पूछ रहा है वहां से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करो, या तो इन दोनों को एक साथ ले लो। अच्छा, एक साथ लेने का फायदा क्या है कि मान लो N1 तुम्हें निकालना है, N1 मान लो तुमने दोनों को एक साथ लिया, मैं दिखाता हूँ लेके, मैं दोनों को एक साथ लेके दिखाता हूँ। तुमने लिया 3 kg 5 kg। अब देखना, जब तुमने इतना सिस्टम लिया, इतना सिस्टम, तो बताओ इधर से नॉर्मल N1 राइट लग रहा है कि नहीं लग रहा? N1 लग रहा है राइट। अब जो N1 होगा इस सिस्टम के लिए बेटा, N1 होगा वो कैसा फोर्स हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, ये जो रिएक्शन लग रहा है वो 2 kg पे लग रहा है। 2 kg को तो हमने सिस्टम में लिया ही नहीं है ना। और इधर से लग रहा है एक 50 न्यूटन का फोर्स, और एक्सेलेरेशन तुम निकाल चुके हो, सभी का सेम है, कितना है? 5। अब बहुत वर्टिकल हम नहीं बना रहे, वर्टिकल की जरूरत नहीं, तो वर्टिकल हम नहीं बना रहे, अधूरा डायग्राम बना रहे। मेरी बात ध्यान सुनना। फायदा क्या है सर? आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये आपने 2 बॉडी क्यों मानी, केवल 3 kg वाले को अकेले क्यों नहीं माना, ये दोनों को सिस्टम आपने मिला के क्यों माना? मान लो परीक्षा में नीट में सवाल आता है, तो नीट में ऐसा नहीं आएगा कि N1 भी बताइए, N2 भी बताइए, A भी बताइए, एक ही सवाल में सब नहीं पूछेगा। वो या तो N1 पूछेगा या N2 पूछेगा। तो अगर मुझे N1 बताने के लिए कहा गया है तो मैं ये चाहता हूं कि N1 आ जाए और N2 बिल्कुल फोटो में ना आए, N2 बिल्कुल जो है पिक्चर में ना आए। तो मैंने क्या किया बेटा, 2 बॉडी को एक साथ सिस्टम लेने से मेरा फायदा ये हो गया कि N2 अभी भी कैसा है? N2 अभी भी इंटरनल है, और N2 का जो रिजल्टेंट है अभी भी कितना है? 0। तो N2 अभी भी इंटरनल है, N2 का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। N1 इधर से लग रहा है और 50 इधर से लग रहा है। केवल और केवल N1 ही एक्सटर्नल फोर्स हमने बनाया। यही कलाकारी आपको दिखानी है सिस्टम मानने में, कि ऐसा सिस्टम मानो कि केवल वही फोर्स एक्सटर्नल बने जिसे सॉल्व करना है, बाकी के फोर्स फोटो में ना आने पाए, ऐसा सिस्टम मानो। तो 2 ऑप्शन थे, या तो हमने यहाँ से ब्रेक करके ये पूरा लपेट लो, या उधर वाली एक बॉडी ले लेते। अगर इस एक बॉडी को ले लेते तो इधर से क्या लगता? 100, इधर से क्या लगता? N1। तो इस एक बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ लिख के भी हमारा काम चल जाता, या फिर इस 2 बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ लिख के भी काम चल जाएगा। तो 2 को बना दिया, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। राइट डायरेक्शन में लिखेंगे, राइट डायरेक्शन में। तो जल्दी आप बताओ, N1 - 50 लिखूँ कि 50 - N1? ये देखिए डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायग्राम के बगल में एक ही डायरेक्शन जरूर बनी होनी चाहिए, ये आपके कभी मिस्टेक नहीं होने देगी। तो बेटा लिखेंगे N1 - 50, ये हो गया हमारा फोर्स। मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो 8 × 8। तो बताओ N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50, और 8 × 5 = 40, ये 40 हो जाएगा। तो बताओ N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। इसका मतलब ये हुआ कि जो N1 की वैल्यू है वो 90 न्यूटन हो जाएगी। सही किया क्या मैंने? ठीक किया है ना? हाँ। अब देखो इधर से भी करके दिखा रहे हो, 2 kg वाले को भी बना सकते हो। तो बेटा देखना, 2 kg वाले को, 2 kg वाले का वेट, 2 kg वाले पर रिएक्शन, इधर से N1 ऐसे लगेगा। बेटा 2 kg वाले पे N1 ऐसे लग रहा, इधर से लग रहा है 100, 100, 100, और एक्सेलेरेशन इधर है, देखो इधर की तरफ। तो क्या लिखोगे अगर इसके लिए लिख रहे होते? 100 - N1 = 2A। A की वैल्यू 5 रखो, बताओ कितना आया? ये कितना आया? A बराबर 5 रखो, बोलो कितना आया? 10। 10 इधर आके घट जाएगा, 100 में से कितना हो जाएगा? 90। N1 उधर पहुंच जाएगा। क्या यहां से भी N1 की वैल्यू 90 आएगी? यानी जब तुम्हें N1 निकालना है तो तुम यहां से ब्रेक करोगे, या तो इधर का पूरा सिस्टम मानोगे या फिर इधर का एक, या तो इधर का एक ले लो या इधर के दोनों ले लो। इंपॉर्टेंट ये था कि जब आप इधर से निकाल रहे थे तो दोनों को क्यों लिया एक साथ? क्या उसकी वजह समझ में आ गई? दोनों को इसलिए लिया कि हम नहीं चाहते थे कि N1 निकालने के चक्कर में N2 को भी निकालना पड़ जाए, चूंकि N2 तो पूछा ही नहीं गया है। इसलिए हमने जानबूझ के 5 kg वाले को लपेट लिया साथ में,
ताकि N2 कैसा हो जाए, इंटरनल, और केवल न्यूटन्स लॉ में कौन आए, N1 आए। यही कलाकारी आपको दिखानी है, चाहे जितनी बॉडी हो, पर आपको जो नॉर्मल चाहिए आप वहां से ब्रेक करिए, या तो इधर का पूरा हिस्सा ले लीजिए या तो इधर का। अभी हम ढेरों सवाल करने वाले हैं, सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। पहले तो मित्ती, अच्छा मुझे बताओ, N2 निकालने के लिए क्या करोगे, यहां से ब्रेक करोगे, या तो इधर वाली एक बॉडी या इधर वाली दो बॉडी एक साथ इतना। तो अगर मैं 5 kg वाली एक बॉडी ले लूं, तो देखो 5 kg वाली बॉडी को देख के क्या न्यूटन्स लॉ लिख सकते हो क्या? बताओ 5 kg वाली बॉडी पे कैसे लिखेंगे? 5 kg वाली बॉडी पे N2 ऐसे लग रहा है और 50 ऐसे लग रहा है और एक्सेलरेशन राइट है। बोलो क्या लिखोगे, बोलो। N2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5, तो N2 आ जाएगा 75। सॉल्व करोगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको कॉपी करो, फिर कुछ सवाल करके देखोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चल रहा है क्या? लिख लिया? तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए पूरा सिस्टम मानेंगे, नॉर्मल निकालने के लिए जहां पे नॉर्मल पूछा है वहां से ब्रेक करेंगे, और एक तरफ का, किसी एक तरफ का बचा हुआ पूरा सिस्टम मानेंगे। तो चाहे राइट साइड वाला बचा हुआ सिस्टम पूरा ले लेंगे, चाहे लेफ्ट साइड वाला। अगर एक बॉडी है तो एक ले लेंगे, 4 बॉडी एक तरफ है तो चारों ले लेंगे। इससे हमें जो भी नॉर्मल चाहिए वो एक लाइन में आ जाएगा। बेटा नोटेड? ये 5 kg वाली बॉडी का FBD है N2 निकालने के लिए।
ये वाला अभी अगले सवाल में कर लेना, कह रहे हो तो दिखा दे रहा हूँ। ये 2 kg वाले का है। अगर इसको बनाना है तो 2 ऑप्शन है ना, तो N1 वहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से भी N1 90 आ जाएगा, यहाँ से भी N1 90 आ जाएगा। दोनों नहीं करने, एक ही करना एक बार में। और वैसे तो अच्छा रहता है कि एक बॉडी ले लो, अगर एक ले सकते हो। अब मान लो एक नहीं लेने के ऑप्शन ही नहीं है तो बात अलग है। नोट कर लिया सबने? चलो मैं थोड़ा सा यहीं पे एक सवाल लिख देता हूँ। अब आपको एक खुद से ट्राई करना है, ठीक है? चलो बेटा, ये मैंने इस बार 4 बॉडी रख दी, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, और यहाँ से बेटा मैंने 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो मुझे 2 बातें बता दो बस, एक तो एक्सेलेरेशन बता दो और एक इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना लगेगा। यहाँ वाला, ये वाला नॉर्मल चाहिए मेरे को। 20 kg और 30 kg के बीच का नॉर्मल बताना है, एक्सेलेरेशन बताना है, और ये उधर से कोई फोर्स नहीं लगाया मैंने, उधर से। एक लाइन में एक्सेलेरेशन आना चाहिए और एक ही लाइन में नॉर्मल आना चाहिए। आ गया? एक्सेलेरेशन कितना? 2, सही जवाब। और नॉर्मल होगा 70 दूनी 140। बेटा A बराबर 2 आ गया सबका? पूरा सिस्टम ले लो बेटा। तो पूरे सिस्टम का मास बताओ कितना है? देखो ऐसे बना, बस कुछ नहीं किया, ऐसे गोला बनाया मैंने कहा ये मेरा पूरा सिस्टम। अब देखो पूरा 100 kg पूरा हो गया, 100 kg। नीचे वेट लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, वो सब तो पता ही है, वो सब इग्नोर मारो। एक्स डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं पूरे सिस्टम के लिए। देखो क्या लगा रहे हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलेरेशन, F बराबर m है। एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर केवल बाहरी फोर्स है 200। बेटा ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल सब कैसे हैं? इंटरनल। और ये जो R1 बराबर 10G, R2 बराबर 20G, R3 बराबर 30G, R4 बराबर 40G, वो सब वर्टिकल है, उनसे का मतलब, ठीक है ना? तो देखो यहाँ से आ जाएगा 100 हो जाएगा टोटल मास। क्या A बराबर 2 आ गया बेटा? अब देखो, अब मेन इंपॉर्टेंट आर्ट अब है, ये नॉर्मल पूछा, ये नॉर्मल, तो क्या यहां से ब्रेक कर दूं सिस्टम? अब बताओ कितना सिस्टम कंसीडर करूं? या तो इधर की 2 बॉडी या इधर की, 2 में से कोई एक ऑप्शन, दोनों से आंसर सेम आएगा। जल्दी बता दो कौन सा लूं? मेरे को राइट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं राइट वाला ले रहा हूं। तो राइट में एक 30 kg है, एक 40 kg है, दोनों एक साथ ले लिया। और इधर से नॉर्मल ऐसे लगेगा, अब ये एक्सटर्नल हो गया, और A बराबर है 2। पूरा सिस्टम एक साथ ले लो, खत्म हो गया। एक्स डायरेक्शन में लगाना। ये नॉर्मल कैसा रहेगा? इंटरनल। इसीलिए तो मान रहे हैं इकट्ठे, नहीं तो अगर इसको यहां से तोड़ देंगे, एक ही बॉडी लेंगे, तो ये नॉर्मल भी आ जाएगा। निकालने ये गए थे, ये भी निकालने बैठना पड़ेगा। समझ रहे हो समझदारी कैसे दिखा रहे हैं हम लोग? तो टोटल मास 70 है भाई, एक ही फोर्स तो लग रहा है n, तो इनटू एक्सेलेरेशन A है, तो 140 हो जाएगा। A बराबर 2 है ना, A बराबर 2 है। अच्छा, जो बच्चे इधर लगा रहे हैं, तो देखो मैं इधर से दिखा देता हूँ, इधर छुपा लो इतना। तो इधर से 200 लगेगा, 200 माइनस है। जिन बच्चों ने इधर वाले 2 माने हैं उनकी इक्वेशन आएगी 200 माइनस n। बेटा राइट में जा रहा है ना, तो 200 माइनस n बराबर लिखना पड़ेगा 38। तो जिन बच्चों ने बाईं तरफ की 2 बॉडी मानी है उनका इक्वेशन ये बनेगा।
और ए की वैल्यू रखोगे 2, 60, 60 इधर घटेगा 2 आ जाएगा। अब सोचो अगर यहाँ पर 50 बॉडी होती हो, बीच में कहीं नॉर्मल पूछता तो क्या हमें दूसरी लाइन लिखनी पड़ती? हम तो वहीं से ब्रेक करते। हम मान लो 27वीं 28वीं के बीच में लिखना है तो 27 28 तोड़ देंगे सिस्टम, इकट्ठे ले लेंगे 27 बॉडी। हमें कौन सा एक एक बॉडी पकड़ के FBD बनाना है? इसलिए हमारे लिए 2 बॉडी का सवाल हो, 10 बॉडी का सवाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे नीट में 3 बॉडी तक आता है। अब ऐसा नहीं कि 4 का नहीं आएगा, पहले तो 3 का भी नहीं आता था। 3 पूछ लिए तो किसी दिन 4 भी पूछ लेंगे भाई। लॉजिक तो उतना ही है, बहुत बल्कि सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। चलिए एक सवाल करके दिखाइए। मैं थोड़ा बड़ा सवाल दे रहा हूं जानबूझ के ना, इतना ये कर लोगे तो 3 का तो कर ही लोगे फिर। ठीक, ये बेटा m है, ये 2m है, ये 3m है, ये 4m है, ये 5m है। यहाँ कन्फ्यूजन होगा लोगों को, देखना भी। इधर से 2f लगाया, इधर से f लगाया, और हमें चाहिए नॉर्मल। हमें चाहिए ये वाला नॉर्मल, ये वाला, इनके बीच का नॉर्मल चाहिए। फाइंड a कॉमा नॉर्मल, 3m और 4m के बीच का नॉर्मल चाहिए। स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। भाई साहब ये m मतलब m कोई वैल्यू होगी, 10 20 50 60, आप समझ रहे हैं? ये 2m 2 kg ना है, 2m मास की वैल्यू ही 2m है। आपको अपना आंसर f के टर्म में बताना है, f के पदों में, नॉर्मल की वैल्यू। हाँ, एक्सेलेरेशन सही जवाब। a बराबर F/15m नॉर्मल कितना? 3/5f, 3/5 बता रहा है ये, f/5, f से तो ज्यादा ही आएगा। रुक जाओ, हम 9/15 कितना होता है? 3/5 + 5, 8/5। तुमने अमन ध्यान, बिना FBD बनाए करोगे तो क्या होगा? FBD अगर बनाते तो तुम्हें इसकी याद रहती, तुमने इसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हम तो जान रहे तुमने क्या गलती की है। पिछले सवाल की तरह तुमने कॉपी कर दिया यहाँ पर, पिछले सवाल से रिलेटेड। बिना FBD बनाए मत किया करो, FBD बना करना चाहिए सवाल। जी बच्चों, देखिए बच्चों कि ये हमारे पास
ये हमारे पास बेटा, अगर मैं ये पूरा सिस्टम मान लूँ बेटा, अगर मैं ये पूरा सिस्टम मान लूँ तो ये सारे नॉर्मल जो इनके बीच में लग रहे होंगे बेटा वो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, और 2F बड़ा है बेटा F से, तो राइट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा। तो बेटा न्यूटन्स लॉ लिखेंगे 2F माइनस एफ, 2F माइनस एफ बराबर पूरा मास जोड़ो m प्लस 2 15m ना, तो पूरा मास 15m इंटू। देखो धोखे से क्या होता है, आदत में बताता हूँ, लोगों की आदत होती है F बराबर m है, तो लोग F में तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, फिर यहाँ धोखे से m लिख जाते हैं। पूरा मास लिखना है सिस्टम का। m का मतलब m नहीं होता है, m का मतलब होता है सिस्टम का मास, जितने के लिए न्यूटन्स लॉ लिख रहे हो, 2 kg 4 kg 10 kg, अब ये पूरे के लिए लिख रहे हो तो पूरा मास जोड़ना है ना, तो पूरा मास की वैल्यू क्या है 15 है। तो ये नेट फोर्स हो गया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी आई, F बाई 15। यहाँ तक पहुँच गए थे सभी लोग। अब जैसे हमने कहा यहाँ नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ से ब्रेक कर दो, यहाँ से ब्रेक करो ऐसे। अब या तो राइट के 2 लो या लेफ्ट के 3 लो, बताओ क्या लेना पसंद करोगे। राइट के 2 लिए, चलो राइट के 2 ले लेते हैं। तो राइट के जो 2 बॉडी है हमारे पास, उसमें एक है 4m और एक है 5। इधर से लग रहा है F और इधर से ये नॉर्मल हमें चाहिए, ये लग रहा है M। अब ये n एक्सटर्नल हो गया और A की वैल्यू हमें नोन है। A का एरो जरूर बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी, है ना। चलो अब जरूर A की डायरेक्शन देख के बताओ। अब इस पूरे के लिए न्यूटन्स लॉ लिखना है, ये पूरा सिस्टम है हमारा। सिस्टम का मास कितना है, 9m है, तो आपको लिखना है न्यूटन्स लॉ। चलो बोलो क्या लिखेंगे, बोलो n माइनस एफ लिखे कि F माइनस एफ। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वाला पॉजिटिव, शुरू से बताते चले आ रहे हैं, ठीक है। F बराबर ma। अब जल्दबाजी में क्या होता है, लोग F बराबर ma में ma लिख जाते हैं। ma नहीं, m की वैल्यू तो पुट करो। तो 4m प्लस 5m कितना है ma, मास 9m है, एक्सेलेरेशन है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। हम देखो, हम कह रहे चाहे इतनी बॉडी बना दो, हो गया सवाल खत्म। एक की वैल्यू रखो, नॉर्मल आ जाएगा। और मान लो ये नॉर्मल ना पूछता, इधर वाला पूछता, इधर वाला, तो ये फिर ये 3 बॉडी ले लेते हैं इधर की, या ये इधर की 2 बॉडी ले लेते हैं। एक ही बात है, यहां से ब्रेक करते, काम एक ही लाइन में निकाल लेते हैं अपना। हमें मल्टीपल अलग अलग बॉडी के FBD बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से देखिए n की वैल्यू आएगी F प्लस 9m, F बटे 15, m से m कट जाएगा, और 3 त्रिका 9, 3 5 15, और 5 और 3 8, 8f बाई 5 आ रहा होगा ना। तो इस तरह से आप मल्टी बॉडी सिस्टम को डील, जब भी बच्चों डील करना हो, जहां नॉर्मल पूछे वहां से ब्रेक करिए, अपनी जरूरत के हिसाब से सिस्टम मानिए। कोई नहीं है कि आप एक एक बॉडी को सिस्टम मानिए, और एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो हमेशा पूरा सिस्टम मानिए। नॉर्मल निकालना, जहां से कह रहा है नॉर्मल निकालो वहीं से ब्रेक कर दीजिए, बचा हुआ सिस्टम मान लीजिए पूरा, एक तरफ का कोई भी एक मान लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा, है ना। अलग अलग बॉडी का FBD बनाने से बचिए, ये हमेशा काम आएगा। हालांकि इस पर बहुत वेरिएशन नहीं है, नीट में बहुत सवाल नहीं आते कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा PhD करने की जरूरत है, लेकिन कभी कभार आते हैं। 3-4 बॉडी का सवाल आ सकता है, लिफ्ट में रख देता है 3 बॉडी, या इंक्लाइंड प्लेन पे 2 बॉडी 3 बॉडी रख देगा, या धागे से रस्सी पढ़ाएंगे तो उसमें भी लटका देता है 3-4 बॉडी, है ना। तो आते हैं, कुछ सवाल आते हैं, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, बढ़ा जाए आगे। किसका आंसर आया था सही, तो आधे लोगों ने लगभग सही निकाला, अच्छी बात है। बाकी आधे लोगों ने नहीं निकाला, ये बहुत दुख है मुझे, और इसलिए मैं एक सवाल दूंगा और आधा 20 सेकंड का टाइम दूंगा। मुझे 20 सेकंड में आंसर चाहिए। केवल 3 बॉडी दूंगा इस बार में, 5 kg, 10 kg और 15 kg। यहाँ लगाया मैंने 90 न्यूटन, यहाँ लगाया मैंने 60 न्यूटन, और मुझे ये वाला नॉर्मल चाहिए। सुन तो ले पहले क्या चाहिए। एक्सेलेरेशन नहीं पता है, वो तुम निकालो।
ऑप्शन 1 75 न्यूटन आंसर आएगा, ऑप्शन बी 60 न्यूटन, ऑप्शन सी 15 न्यूटन, ऑप्शन मूर्ख है 15 वाले लोग, या फिर आएगा 35। क्योंकि एक ही गलती करे जा रहे हैं बार बार 15। पिछली बार जैसे भाई साहब ने 3f/5 बता गलती की, ऐसे उन्होंने, हाँ तो 60 देखो यार, 60 क्यों नहीं देख रहे हो यार? कौन सा ऑप्शन है? निकाल के दिखाओ मुझे, सभी लोग का आंसर चाहिए। एक्सेलेरेशन 1 आया कि नहीं आया? चलो पूरा सिस्टम मान लिया पूरा, तो पूरे सिस्टम के लिए लगा रहे हैं F बराबर ma। F की जगह लगाएंगे 90 - 60, M की जगह लगाएंगे 5 10 15 15 30। एक्सेलेरेशन A बराबर कितना हो गया? ये मैंने लगाया फॉर सिस्टम, ठीक है। फिर मुझे ये नॉर्मल चाहिए था, तो मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से। जब मैच्योर हो जाओगे, थोड़े परिपक्व हो जाओगे, डायग्राम मन में बनाने लगोगे, तो ऐसे यहीं छुपा लिया करना। इधर जा रहा है तो n - 60 बराबर 15 है। अभी मैं जानबूझ के अलग बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये 15 जी, ये नॉर्मल, इधर से n, इधर से 60। डायग्राम बनाया करो, कभी भी गड़बड़ होता हुआ नजर आए डायग्राम बनाइए, इस अकेले का FBD बनाइए। इधर से नॉर्मल, उधर से 60, ये mg, ये r बराबर mg, जरूरत ही नहीं है। तो n बेटा बात नहीं, n - 60 बराबर ma, तो n बराबर हो जाएगा 60, उधर गया, a की वैल्यू 1 रख दो तो 75 न्यूटन आ जाएगा। इतनी सी बात है। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? आना पड़ेगा भाई। कर लिया था ना सबने ये वाला? अब हाथ नहीं उठवाऊंगा, नहीं तो आधे लोग फिर नहीं उठाएंगे, फिर मुझे एक सवाल और लिखना पड़ेगा। लिख लिया? अब देखिए, सेम कॉन्सेप्ट में स्टैक ऑफ ब्लॉक्स वाले सवाल भी होते हैं। स्टैक ऑफ ब्लॉक्स मतलब, स्टैक का मतलब गड्डियाँ बना के रख दी, जैसे किताबों के ऊपर किताबें आप रख देते हो। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। जैसे मान लो बेटा कि अगर हमारे पास एक बॉडी ये हो, एक बॉडी ये हो और एक बॉडी ये हो, ये m मास की है, ये 2m मास की है, ये 3m मास की है। बॉडी A और B और C, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनना चाहिए। बेटा यहाँ पर हमें सभी रिएक्शंस बताने, A और B के बीच का नॉर्मल रिएक्शन, B और C के बीच का नॉर्मल रिएक्शन, C और ग्राउंड के बीच का नॉर्मल रिएक्शन, सारे नॉर्मल रिएक्शन बताने हैं, सारे नॉर्मल रिएक्शन बेटा बताने। तो इसको करने के लिए भी हमें सिंपल बेसिक लॉजिक लगाने। पहले तो मुझे थोड़ा सा एक आइडिया दो कि अगर मैं यहाँ पर अलग से डायग्राम बना दूँ। चलो ये A है, ये B है और ये C। बेटा मुझे ध्यान से बताना, एक ऊपर वाले की वजह से नीचे वाले पे बताओ, यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ ऊपर वाले की वजह से नीचे वाले पे किस डायरेक्शन में? R1 ऐसे लगेगा ना, और इस वाले पे R1 ऐसे। इसकी वजह से नीचे वाले पे R2 किधर? नीचे। इस पे R2 किधर? ग्राउंड पे R3 किधर? और बॉडी पे R3 किधर?
क्या तुम जानते हो कि इस प्रकार से रिएक्शन लगते हैं? अरे बोलो भैया। अच्छा, अब मान लो उसने हमसे R3 पूछा, R3 का उसने कहा फाइंड आउट R3, ये मान लो R3 पूछा, फाइंड आउट R3, R2, R1 तीनों निकाल। लेकिन एक बार में मान लो एक की निकाल लें, और हम चाहते हैं कि जब R3 निकालना हो तो एक लाइन में R3 आ जाए। तो चूंकि पूरा सिस्टम ग्राउंड पे रखा हुआ है, पूरा सिस्टम बेटा रुका हुआ है, तो मेरी बात ध्यान सुनना, अगर R3 पूछा गया है तो अगर मैं पूरा सिस्टम मान लूं ये इतना, तीनों को मिला के अगर सिस्टम मान लूं तो बताओ R1 कैसा रहेगा, R2 कैसा रहेगा, लेकिन R3 कैसा रहेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि R3 ग्राउंड ने लगाया है, ग्राउंड सिस्टम का हिस्सा नहीं है। याद है ना एक्सटर्नल फोर्स, वो जो बात आपको बताई थी इंटरनल एक्सटर्नल, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर मुझे R3 डायरेक्ट निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम देखेंगे, हम समझेंगे पूरी एक बॉडी है, पूरी एक बॉडी जिसका टोटल मास कितना है m + 2m + 3m, तो टोटल वेट कितना लगेगा 6 mg। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? टोटल वेट जो लगेगा वो 6 mg लगेगा। भाई वेट तो एक्सटर्नली होते हैं, अरे याद है कि नहीं? वेट इंटरनल कब होता, मैंने लिखवाया था, जब अर्थ को भी हम क्या मान लें सिस्टम में। वेट लगाता कौन है? अर्थ। कौन सा फोर्स होता है वेट? ग्रेविटेशनल। तो जब तक अर्थ सिस्टम में शामिल ना हो, बॉडी और अर्थ मिलाकर सिस्टम लिया जाए, तब वेट इंटरनल होता है। और मैंने तुम्हें पहले दिन बता दिया था कि हम अर्थ को कभी सिस्टम में शामिल नहीं करेंगे इस चैप्टर में, उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन में कभी कभी किया जाता है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। बट वो सवाल बहुत कठिन होते हैं, तुम्हारे नीट में कभी नहीं होगा। तो वेट तो हमेशा एक्सटर्नल होगा, चाहे इसका वेट हो चाहे इसका। कुछ महान लोग होते हैं जो इंटरनल का मतलब ही नहीं समझते, वो कहते हैं जो बॉडी बीच में दबी हुई है वो बीच में है, अंदर है, उसका वेट इंटरनल होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वेट सारे एक्सटर्नल होंगे ना, तो सारा वेट टोटल 6 mg लगेगा, है ना। और ग्राउंड से जो रिएक्शन लग रहा होगा ये R3 होगा, ये भी एक्सटर्नल होगा क्योंकि ग्राउंड ने लगाया, बाहर वाली ने लगाया। और ये आपस के जो फोर्स होंगे ये वाले सब कैसे होंगे? इंटरनल। अब चूंकि सिस्टम रुका हुआ है, सिस्टम रेस्ट पे है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? c। तो एक लाइन में आंसर लिख दो, R3 बराबर क्या हो गया? 6। खत्म, एक लाइन में आंसर लिख दो। मान लो यही पूरा सिस्टम लिफ्ट में रखा होता, काहे में, और लिफ्ट एक्सीलरेशन a से ऊपर जा रही होती, तो यहीं पर एक्सीलरेशन a ऊपर होता कि नहीं होता? तो क्या न्यूटन्स लॉ लिखा होता हमने? R3 - 6 mg = 6 ma। अरे ma नहीं रे, पूरा मास 6 ma। ये भी गलती होती है, लोग जोश जोश में ma लिख जाते हैं, F बराबर ma। अरे m की वैल्यू तो रखो, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 m। परंतु यहाँ कोई एक्सीलरेशन नहीं। मान लो ये सेटअप लिफ्ट में रखा होता, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होता, तो क्या न्यूटन्स लॉ लिखते? बोलो, 6 mg - R3 बराबर 6 ma। तो वहां से R3 की वैल्यू आ जाती। 3 सवाल कर लिए हमने, 3 कितने किए? एक बोर्ड पे 2 हवा में सॉल्व करा दिए। ये बातें बहुत जरूरी है। फिजिक्स का मतलब यही होता है कि जब आप बातें हवा में मेरी समझने लगोगे, समझ जाओ कि तुम हेल्थ मिनिस्ट्री ज्वाइन करने वाले हो, है ना। तो R3 की वैल्यू 6 mg हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, लेकिन मान लो हमसे कहा जाए R2 निकालना है। क्या निकालना है? तो R2 के लिए तुमको यहां से ब्रेक करना होगा। कहां से? भाई इतना सिस्टम मानना होगा, इतना। तो R2 के लिए इतना सिस्टम मानना होगा, R2 के लिए इतना सिस्टम मानना होगा। ये ऊपर की 2 बॉडी m और 2m, ये मैंने पूरा सिस्टम माना। बताओ कितना वेट लगेगा? बोलो 3 mg। और यहां से R2 देखो, ये ऊपर लग रहा होगा, यहां से R2 इस पे कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ। और एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो R2 की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? 3 mg। और मुझे पता है कि R1 आपको पता है, R1 कितना आ जाएगा? mg। क्योंकि R1 के लिए मुझे सिर्फ ऊपर वाली एक बॉडी लेनी होगी, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, R1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी mg। मेरी बात ध्यान सुनना। कुछ बच्चे मुझसे कह सकते हैं कि सर R2 निकालने के लिए जब आप यहाँ से ब्रेक कर रहे हो, यहाँ से ब्रेक कर रहे हो, यहाँ से ब्रेक कर रहे हो, तो नीचे की एक बॉडी भी ले सकते हो। यहाँ आप गलती कर सकते हो, नीचे वाला सिस्टम नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगी। सोचिए सोचिए,
सोचिए अगर परीक्षा में सिर्फ R2 पूछा जाए, व्हाट इज R2, मतलब ये वाला नॉर्मल पूछा जाए, यहां वाला नॉर्मल, ये वाला, तो अगर तुमने नीचे वाली बॉडी ले ली, तो मैं देखो FBD बना के दिखाता हूं 3M वाली का, ये 3mg, ऊपर से एक लगेगा R2 ऐसे, वो जो 2M ऊपर से नीचे नॉर्मल लगा रहा होगा, और एक जमीन भी लगा रही होगी, क्या R2 निकालने के लिए R3 से भी सामना करना पड़ेगा, बिना R3 निकाले R2 नहीं निकलेगा। इसीलिए जब यहां से ब्रेक करूंगा तो नीचे वाली बॉडी नहीं मानूंगा, नहीं तो R2 बराबर R2 नीचे लग रहा है प्लस 3mg बराबर R3 लगाना पड़ेगा, और R3 भी वेरिएबल हो जाएगा। एक चीज पूछी गई, दूसरी चीज जबरदस्ती घुस रही बीच में, तो ये मेथड अच्छा मेथड नहीं, आ जाएगा R3, फिर वही काम है R3 फिर ऐसे निकालो, तो हमें ये काम नहीं करना है। इसलिए हम जब भी स्टैक वाले सवाल करेंगे, जब भी स्टैक का मतलब गड्डी बेटा, एक के ऊपर बॉडी रखिए, तो जहां नॉर्मल पूछेगा वहां से ऊपर वाला सिस्टम देखेंगे। कहां वाला? अरे देख के आंसर बता दोगे। जैसे यहां के नॉर्मल में ये वाला दोगे तो कितना नॉर्मल आएगा, इसके वेट के बराबर आएगा, तो mg। यहां चाहिए तो बताओ ऊपर कितना है, 3m, एक्सेलेरेशन है नहीं तो 3mg, यही एक्सेलेरेशन अपवर्ड होता तो 3mg प्लस ए, g प्लस ए, g माइनस ए हो जाता है बस, जैसे लिफ्ट में भी कर रहे थे। तो अगर डाउनवर्ड है तो 3mg माइनस ए, ऊपर जा रहा है तो 3mg प्लस ए। अरे समझ पा रहे हो क्या? तो लिफ्ट वाले सवाल में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो जरा मुझे देख के कुछ आंसर बता दो, देख के कुछ आंसर बता दो, लिखना भले ही मत। ये m, ये 2m, ये 3m, ये 4m, ये 5m, बताना जरा। यहां का नॉर्मल, यहां का नॉर्मल, ऊपर वाला मास देखना है, इतना सिस्टम लोगे है ना। यहां का 1 प्लस 2 प्लस 3 6mg, यहां का 10mg, यहां का 15mg, कितना आएगा? और मान लो ये पूरा सिस्टम लिफ्ट में रखा और लिफ्ट एक्सेलेरेशन ए से ऊपर जा रही है, और ये नॉर्मल पूछा गया ये, तो पूरा क्या लगेगा 15mg। तो क्या लिखेंगे न्यूटन्स लॉ, R माइनस 15mg, R माइनस 15mg बराबर 15 ma। ये कॉपी करके जाना, ये इधर वाला, उधर वाला कॉपी करके जाना, ये वाला तो कोई मतलब नहीं, मैं कल लिखाऊंगा। तो सुनो, बुकलेट में जो अपेरेंट वेट के सवाल है वो करने हैं, और आपका टेस्ट 1 बजे से 2 बजे तक होगा, ठीक है। अगर कोई टाइमिंग में परिवर्तन होगा तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले मैसेज आएगा, इसलिए आप मोबाइल भले ना यूज़ करते हो, कल आप मैसेज को ध्यान से देखिएगा।